हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आईबीपीएस स्केल 1 2017 के पेपर को, मेंस के क्रिटिकल रीजनिंग के सेक्शन वाले हमने जो क्वेश्चंस थे वो देखे थे। आज हम देखेंगे सेम स्केल 1 ऑफिसर का ही पेपर बट 2017 में आए हुए सवालों को। बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे और बहुत ही आराम से आप इन सवालों को कर सकते थे अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। मैं हमेशा रिपीट करता हूं, आप लेसन नंबर 1, 2 और 3 ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा, आप आर्ग्यूमेंट्स पहचान पाएंगे और बहुत ही आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। आज भी हम लगभग 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लगभग 5 क्वेश्चंस ही मुझे इसमें मिले। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। डायरेक्शंस पहले पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है और 2 एजम्पशंस दिए हैं और आपको बताना है कि वो इम्प्लिसिट हैं कि नहीं। डायरेक्शंस आप पहले पढ़िए, ठीक है। और इन ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन अ स्टेटमेंट followed by 2 assumptions numbered 1 and 2. You have to consider the statement and the following assumptions and decide which of the assumptions is implicit in the statement. क्लियरली बहुत एक सिंपल स्टेटमेंट दिया है और 2 assumptions यहाँ से फॉलो हो रहे हैं। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। In several Indian schools, the lunch packages on offer at the canteens have become healthier and cheaper. Clearly आपने बता दिया कि ज़्यादातर इंडियन स्कूल्स में जो लंच पैकेजेस ऑफर हो रहे हैं कैंटीन्स में वो बहुत ही हेल्दियर और चीपर होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अभी तक जो फूड यानी कि जो सर्व होता रहा होगा वो थोड़ा सा अनहेल्दी रहा होगा और थोड़ा सा महंगा भी रहा होगा, इसीलिए ये चेंज लाने की कोशिश की जा रही है। ये हम इन्फर कर सकते हैं बैक ऑफ माइंड में। चलिए देखते हैं सेकंड प्रीमाइस क्या कहता है। हाउएवर देयर सीम्स टू बी नो डिक्रीज in instances of child obesity with the canteens offering aerated drinks and deep fried snacks too. हालांकि अभी भी बच्चों में जो ज़्यादातर जो लोकप्रियता है वो एरेटेड ड्रिंक्स को लेकर के, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेना चाहते हो और आप डीप फ्राइड स्नैक्स जैसे आपने देखा होगा फास्ट फूड या जंक फूड, काफ़ी अनहेल्दी फूड होता है ये तो हमें पता है। यानी बच्चे अभी भी ऑब्सेस्ड हैं इन फूड्स को लेकर के, ठीक है। और अभी भी उनकी जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन की जो ऑब्सेसिटी है वो अभी भी कम नहीं है। ज़्यादातर बच्चे जो है वो जंक फूड खाना चाहते हैं कैंटीन्स में, ठीक है। अब ये कंटेंशन हमें ओवरऑल दोनों बातें क्लियर हो गई हैं। पहली बात तो ये कि ज़्यादातर स्कूल्स में अब हेल्दियर और चीपर खाना सर्व किया जा रहा है कैंटीन्स में, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब हमसे वो प्री कंडीशन पूछी जा रही है जिसके बेसिस पर ये एजम्पशन फॉलो अप होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला एजम्पशन यहाँ पे क्या दिया है। Indian schools look at the sales of these drinks and snacks for extra income. मेरे हिसाब से कहीं से भी assumption नहीं है, कहीं पर भी हमने कोई एक्स्ट्रा इनकम की बात अभी तक नहीं करी है या हमें ऐसा कुछ प्रतीत हुआ कि ऐसा बोलने के लिए जो ऊपर आर्ग्यूमेंट में जो हमने तथ्य बोले हैं उसके लिए इनको हमें ट्रू मान के चलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बहुत ही गलत आंसर होगा ये, क्योंकि कहीं पर भी ये इको नहीं हुआ किसी भी तरीके से कि जो हमारे स्कूल्स हैं वो कैंटीन्स के थ्रू इसमें एक्स्ट्रा इनकम है उनकी जनरेशन। और बहुत सी वेबसाइट्स ने इसको सही माना है पर मेरे हिसाब से कहीं से भी दूर दूर तक इम्प्लिसिट नहीं। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू दी पैसेज हो सकती है बट एज एन एजम्पशन इसको मैं इम्प्लिसिट नहीं कर सकता। थोड़ा एम्बिग्यूस रहा है ये सवाल। चलिए देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है। द स्कूल कैंटीन्स डू नॉट सर्व लंचेस दैट आर लुक्रेटिव टू दी चिल्ड्रन। क्या हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारे स्कूल कैंटीन्स थी शुरुआत से ही वो बच्चों को ऐसा खाना नहीं देती थी जो उनके ल्यूक्रेटिव होता था या वो जो पसंद करते थे। हमें तो थ्रू आउट ये अब सेकेंड कंटेंशन में भी हमें ये दिखा कि बच्चे ज़्यादातर ये चाहते थे कि उन्हें वो लुक्रेटिव फूड मिले, ये तो हमें क्लियर हो गया, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता थी। और पहले ही आपने स्टेटमेंट में भी ये बोल दिया, क्लियरली आपने ये बोल दिया कि कैंटीन्स जो हैं वो ज़्यादातर अब जो फूड दे रही हैं वो हेल्दियर और चीपर दे रही हैं। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि स्कूल कैंटीन्स अब तक जो फूड दे रही थी वो लुक्रेटिव था, तब तो ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि स्कूल कैंटीन्स डू नॉट सर्व लंचेस तो ये चीज़ तो बहुत ही अनऑब्वियस सी हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी खराब प्री कंडीशन होगी। हाँ, अगर डू नॉट की जगह डू सर्व कर दिया जाता तो हो सकता है हमारा प्रोबेबल आंसर हो सकता था, बट मेरे हिसाब से बिल्कुल ही रियलिस्टिक आंसर होगा ये एज एन एजम्पशन, तो मैं इसको भी रिजेक्ट करूँगा, ठीक है। ज़्यादातर लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है वेबसाइट्स में भी स्टेटमेंट 2 को, बट स्टेटमेंट 1 को बहुत से लोगों ने सत्य माना और इसको एक प्री कंडीशन मान के ऊपर का आर्ग्यूमेंट बनता हुआ दिखा उन्हें, पर हमें तो नहीं दिखा। और मैं इसको पूरी तरीके से नाइदर वाला ऑप्शन लूँगा जिसमें दोनों ही
इम्प्लिसिट नहीं है, नाइदर 1 और नॉर 2, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, और अगर चैलेंज करना चाहें तो एक अच्छे रीजंस के साथ इसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे आने वाले क्वेश्चंस, बहुत ही आराम से आप कर सकते थे इनको अगर आपकी बेसिक नॉलेज क्लियर थी तो। चलिए पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग बिलो पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Alarming level of pesticide and insecticide residue is found in fruits and vegetables sold in the market causing public unrest, ठीक है। बहुत ही अलार्मिंग लेवल ऑफ पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का रेसिड्यू अब ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि मार्केट में बेचे जाते हैं वो देखा जाने लगा है। इसकी वजह से पब्लिक में कुछ अनरेस्ट है इस चीज़ को लेकर के। द रीज़न इज फार्मर्स बीइंग फोर्स्ड टू यूज अफोर्डेबल केमिकल पेस्टिसाइड्स इन लार्ज अमाउंट टू प्रोटेक्ट दी हार्वेस्ट। बहुत ही क्लियर रीज़न बता दिया है कि फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अफोर्डेबल केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ताकि वो अपने हार्वेस्ट को बचा सके, ठीक है, पेस्ट से। जो इस तरीके के जो खतरे हैं जो हमारी फसल के ऊपर आ सकते हैं, तो वो केमिकल पेस्टिसाइड जो अफोर्डेबल होंगे वो उसका इस्तेमाल करेंगे और उससे अपने आप को बचाएंगे। द पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट की बात भी हो गई। द पेस्ट आफ्टर सम टाइम गेट्स इम्यून टू केमिकल्स, लेकिन यहाँ एक और कंटेंशन बताया है, क्लियरली ये बोला है कि जो केमिकल्स आप इस्तेमाल करते हैं वो उनके लिए इम्यून हो जाते हैं, कुछ समय के बाद वो उसके अधीन हो जाते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी कि केमिकल्स का इस्तेमाल करने के लिए अब क्या आगे बताया गया है, एंड हेंस फार्मर्स आर फोर्स्ड टू यूज़ मोर हार्मफुल केमिकल्स टू एक्सटर्मिनेट देम। अब वो क्या करते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जब वो दवाई काम नहीं करेगी तो वो और ज़्यादा जो कठोर केमिकल्स होंगे उनका इस्तेमाल करेंगे ताकि वो ख़त्म हो सके पेस्ट। The government is however is planning to ban the use of some harmful chemicals। अब इसका एक कोर्स ऑफ एक्शन गवर्नमेंट द्वारा बताया गया है कि हम ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको हम बैन करेंगे, बिकॉज इट इज़ कॉजिंग दी हेल्थ इश्यूज दस ब्रेकिंग दी विशियस साइकिल। क्योंकि अब अगर हमारे फूड में बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होगा, इंसेक्टिसाइड का, तो खाने की क्वालिटी पे भी असर आएगा, तो वो एक हेल्थ हज़ार्ड है हमारी पूरी पब्लिक के लिए। तो अब गवर्नमेंट ये इस पर कुछ एक्शन लेगी, जो कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको बैन कर देगी। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ इन्फर होता है। यहाँ पे सवाल जो पूछा गया था वो क्लियरली पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेफली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो लगभग 4-5 ऑप्शन हैं, देखते हैं एक एक करके। द फार्मर्स आर प्लानिंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बैनिंग ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। क्या ये इन्फर होता हुआ दिखा? जी नहीं, कहीं पे भी नहीं, हमें कहीं पे भी ये नहीं पता चला कि फार्मर्स ऐसा कुछ प्लान कर रहे थे केमिकल पेस्टिसाइड्स को लेकर के। जी नहीं, ये तो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा, बहुत ही आराम से आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है ये। द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बैन ऑल केमिकल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड देयर यूज इन एनी फॉर्म। आपने क्लियरली बोला लास्ट प्रीमाइस में कि गवर्नमेंट कुछ हार्मफुल केमिकल्स को बैन करेगी, तो यहाँ पर ऑल लगाने से आप क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे इसको, बिल्कुल क्लियरली रिजेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं। The farmers have been relying too much on the chemicals long enough for the pests to evolve and develop resistance towards them। ये तो काफ़ी हद तक हमने देख लिया, बिल्कुल हमें महसूस हुआ। डिडक्शन हम कर सकते हैं दो प्रीमाइसेस को अगर हम जोड़ दें, जो हमने सेकंड और थर्ड पढ़े, जिसमें क्लियरली हमने बोला कि फार्मर्स पहले आसान इजी मेथड यूज़ करते हैं, अफोर्डेबल केमिकल्स को यूज़ करते हैं, और जब वो इम्यून हो जाते हैं पेस्ट उसको लेकर के तो हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें वहाँ से इन्फर होता हुआ दिख गया था बहुत ही क्लियरली, ठीक है। अब इससे होता होगा कि पेस्ट को जो है समय मिल जाता है और वो फिर इवॉल्व हो जाता है और रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है इन पर्टिकुलर केमिकल्स के लिए, ठीक है। तो अब हम बहुत ज़्यादा फार्मर्स को अगर वो रिलाई करते हैं तभी तो वो और ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे, तो ये बहुत ही क्लियर इन्फरेंस होगा, बहुत ही अच्छा आंसर है, बहुत ही हाईली इंडक्टिव आंसर है। चलिए ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी कहता है हर्बिसाइड्स शुड बी यूज्ड बाय फार्मर्स टू प्रिवेंट सच हेल्थ हैजार्ड्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप्स एट द सेम टाइम। बहुत ही क्लियर कोर्स ऑफ एक्शन है, तो इसको हम इन्फ्लुएंस की शेडिंग में नहीं डाल सकते, तो ये रिजेक्ट कर देंगे, और सी हमारा एकदम क्लियर आंसर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, अगर इस तरीके का सवाल आपके सामने आए तो आप इसको ज़रूर स्कोर करिएगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ लिखा गया है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और मैं बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ भी सेम बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी और कंक्लूजन्स पूछे गए थे। चलिए देखते हैं पहले पैसेज क्या कहता है। In a TV show, a famous nutritionist said that among different items offered for breakfast, muesli has more nutrition value than regular cereals। एक तरीके का खाद्य है ये म्यूसेली, और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है
रेगुलर सीरियल्स के अगर रिस्पेक्ट में देखें तो ज़्यादा है। ये किसने कहा है? ये बाय अथॉरिटी बोला गया है, एक फेमस न्यूट्रिशनिस्ट दावा, वो भी किसी टीवी शो में। ही ऑल्सो सेड ओट मील इज हेल्थियर देन ब्रेड। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक बोल दिया कि अगर आप ब्रेड की जगह ओट मील लेते हैं तो वो भी बहुत हेल्थियर होता है। बट अ रिसेंट कमर्शियल ऑफ अ सीरियल कंपनी सेज सीरियल्स लाइक कॉर्नफ्लेक्स आर रिचर इन न्यूट्रिशन देन प्लेन मुसेली। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रेडिक्ट किया है किसने? एक टीवी में ही एक कमर्शियल द्वारा एक सीरियल कंपनी जो उसने अपना ऐड डाला है और उसने क्लियरली बोला है कि जो कॉर्नफ्लेक्स जैसे सीरियल्स जो होते हैं वो मुसेली, प्लेन मुसेली से ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। अब द कंज्यूमर्स आर पोस्टिंग सीवियर क्रिटिसिज्म ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन द कंपनी वेबसाइट अबाउट द मिस इन्फॉर्मेशन इन द एडवर्टीजमेंट। कंज्यूमर्स क्लियरली ये पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, ये कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी की जो उनकी मिस इन्फॉर्मेशन है वो उसको लेकर के, क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी इतनी बड़ी एक्सपर्ट नहीं है एज पर द फेमस न्यूट्रिशनिस्ट जो क्लियरली ये बोलता है कि मुसलेली जो होती है वो ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उसकी एक रेगुलर सीरियल कॉर्नफ्लेक्स से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कुछ कंक्लूजन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं हमारे। देखिए 5 दिए हैं, हमें मालूम है कोई एक फॉलो होगा, कोई एक ऐसा कंक्लूजन होगा जिसको सारे प्रीमाइसेस जो होंगे वो मुट्ठी बना देंगे हमारी। हमारा अगर थंब कंक्लूजन है तो सारे प्रीमाइसेस उसको सपोर्ट करते हुए दिखने चाहिए। चलिए देखते हैं। तो हमारा चीट कोड हमेशा काम आता है जब इस तरीके के सवाल आते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? देयरफॉर। तो हम यहाँ लगाते हैं देयरफॉर द न्यूट्रिशनिस्ट हैज़ deliberately made that comment to generate negative sentiments against the serial company। क्लियरली रिजेक्ट हो जाएगा जब आप इसको ऐड करोगे, देयरफॉर लगाओगे और ऐड कर दोगे आर्ग्यूमेंट में, तो कहीं से भी कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है आपको आर्ग्यूमेंट? जी नहीं, तो इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। सेकंड देखते हैं, द सीरियल कंपनी हैड डन द एडवर्टीजमेंट बेस्ड ऑन एन outdated research and the misinformation was unintentional। काफी हद तक ये एक अच्छा आंसर हो सकता है। अगर मैं यहाँ लगा दूं therefore the serial company had done the advertisement based on an outdated research and the misinformation was unintentional। जी नहीं, ये काफी गलत आंसर होगा, बहुत ही रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि अब जो अगर हम ये प्रूव करें थ्रू आउट जितना भी हमें अभी तक इन्फॉर्मेशन है, तो हमें 2-3 बातें तो क्लियर हो चुकी थी। पहली बात तो ये क्लियर हो गई थी कि न्यूट्रिशनिस्ट ने कुछ बोला है तो वो चीज़ इसको सपोर्ट नहीं करती है। हाँ, ये हमें समझ में आ चुका है कि काफ़ी हद तक की सीरियल कंपनी ने बहुत अच्छा इस पर रिसर्च नहीं किया है, ये तो हमें दिख रहा था। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल अभी बकेट लिस्ट से थोड़ा सा साइड में रख के चलता हूँ रिजेक्शन वाली में। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। द न्यूट्रिशनिस्ट हैज़ हाई क्रेडिबिलिटी and people believe his words against that of the famous serial company। क्या ये हमें इन्फर होता हुआ दिखा? बिल्कुल हमें दिखा। क्या हमें ये कंक्लूजन की तरह दिखता है? अब ये तो क्लियर हो गया दैट मोस्ट ऑफ द पीपल ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया पर इस चीज़ को क्लियरली बोला और सीरियल कंपनी के वेबसाइट पर भी जा करके उसको बोला कि आप मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हो। तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिशनिस्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल है, उसकी नॉलेज को लेकर के उसको बिल्कुल यकीन कर रहे हैं उसकी बात पे। ठीक है, और सीरियल कंपनी की भी बात यहाँ इको हो रही है। अगर मैं यहाँ देयरफॉर लगाऊं और ये सारी जो प्रीमाइस जो भी जितने भी थे उन सबको ये सपोर्ट करता हुआ स्टेटमेंट दिखेगा आपको? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि इसमें सब कुछ इको हुआ। इसमें न्यूट्रिशनिस्ट की भी बात हुई और इसमें उस कंपनी की भी बात हुई कि उस कंपनी पे लोगों की बिलीफ नहीं है, लोग न्यूट्रिशनिस्ट की बात पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। अगर मैं यहाँ देयरफॉर लगाऊं और अपने आर्ग्यूमेंट में इसको ऐड कर दूं, देयरफॉर द न्यूट्रिशनिस्ट हैज़ हाई क्रेडिबिलिटी एंड पीपल बिलीव हिज वर्ड्स अगेंस्ट दैट ऑफ द फेमस सीरियल कंपनी, तो ये काफ़ी कंप्लीट होते हुए सारे प्रीमाइसेस उसको सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। बी भी एक अच्छा आंसर था, बट मैंने उसको रिजेक्ट क्यों किया मैंने क्लियरली बताया आपको। ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं मिला, मुझे बी का बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है मेरे पास। ठीक है, लेकिन हाँ सी के लिए मेरे पास सारी चीज़ें हैं, सी को सपोर्ट करते हुए सारे प्रीमाइसेस मुझे दिखते हैं। मेरी तरफ से काफ़ी अच्छा आंसर होगा, बहुत ही लाइकली स्ट्रॉन्ग आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए डी भी देख लेते हैं और ई भी देख लेते हैं। डी कहता है द सेल ऑफ सीरियल्स वेंट डाउन आफ्टर द टीवी शो। तो ये चीज़ बोलना तो बहुत ही आफ्टर इफेक्ट होगा, एब्डक्टिव होगा, आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा, तो मैं इसको रिजेक्ट करूँगा क्योंकि ये तो एक आफ्टर इफेक्ट है, तो इसे कंक्लूजन की श्रेणी में तो वैसे भी नहीं रख सकते। ऑप्शन ई देखते हैं। सोशल मीडिया साइट्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर अमंग कस्टमर एज कंप्लेंट पोर्टल। काफ़ी क्लियर इन्फ्रेंस है,
तो दिखा हमें बिल्कुल क्लियर इन्फरेंस दिखा, बट एज अ कंक्लूजन क्या मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ? मैं देयरफॉर लगाऊं और फिर इसको पूरा अपने आर्गुमेंट में सारे के सारे प्रेमाइसिस इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे? जी नहीं। हाँ, आखिरी के 2 सेंटेंसेस ये चीज़ को प्रूव कर देते हैं, या आखिरी का प्रेमाइस इसको प्रूव कर देता है, तो ये क्लियर इन्फरेंस होगा, बट कंक्लूजन की श्रेणी में इसको आप नहीं रख सकते, तो मैं इसको भी रिजेक्ट कर दूंगा। मेरे हिसाब से बी के रिस्पेक्ट में सी एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर आंसर होगा। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, और अगर मुझे चैलेंज करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर चैलेंज करिएगा, ठीक है। दोनों में ही ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कोई भी एविडेंस बहुत ही क्लियरली नहीं दिखा, सारे प्रीमाइसेस उनको सपोर्ट करते हुए नहीं दिखे थे, इसीलिए उसे रिजेक्ट किया था। बेसिक नॉलेज बहुत काम आएगी आपके यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अ स्टैटिस्टिकल डेटा इन जामनगर, अ विलेज ऑन द एज ऑफ गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, revealed that there has been a steady decline in the cattle population over the last 6 months. Since Jamnagar is on the edge of the Gir forest, which is home to lions, it can be concluded that the cattle are being lost as they are prey to the big cats. अब यहाँ पर एक विलेज की बात हो रही है, जामनगर, जो कि गिर फॉरेस्ट के पास में है, कहीं पे एज पे है। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो धीरे धीरे वहाँ की जो कैटल पॉपुलेशन है लास्ट 6 मंथ्स में गिर गई है। अब गिर फॉरेस्ट के पास है, गिर फॉरेस्ट में ज़्यादातर लायंस रहते हैं, तो अब यहाँ पर कंक्लूजन ये डाला गया है कि जो कैटल लॉस्ट हो रही है वो इनके जो बिग कैट्स के शिकार करने की वजह से हो रही है। धीरे धीरे वो उन कैटल्स को खाते जा रहे हैं या उनका शिकार कर रहे हैं, तो ये चीज़ कंक्लूड करने की कोशिश की गई है। अब यहाँ सवाल क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इफ टू मोस्ट वीकेंस द कंक्लूजन। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या चीज़ ऐसी है जो वीकेन कर देगी मेरे ओवरऑल कंक्लूजन को? द लायंस फाइंड इट ईजी टू अटैक एन एनिमल फ्रॉम अ हर्ड। ये तो वीक नहीं करेगी, बिल्कुल क्लियरली स्ट्रॉन्ग कर रही है, तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। बी देखते हैं, काउज एंड बफलोज आर वेरी वीक एनिमल्स एंड एग्जिबिट नो सेल्फ डिफेंस। ये भी मेरे, अगर मैं इसको पैसेज में ऐड कर दूं तो बिल्कुल सपोर्ट करता हुआ स्टेटमेंट है, स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी कहता है वुल्व्स आर नोटोरियसली फेमस प्रेडेटर्स ऑफ कैटल एंड अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ देम एग्जिस्ट इन द गिर फॉरेस्ट। यानी कि अब जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो वुल्व्स के ऊपर लगाया गया है, बहुत ही ज़्यादा बड़े प्रेडेटर्स होते हैं कैटल के। अगर मैं इसको ऐड कर दूं अपने स्टेटमेंट में तो क्लियरली वीकेंड करता हुआ दिखेगा, वीकेंड करता है मेरे कंटेंशन को। लायंस के अगेंस्ट वुल्व्स को आपने खड़ा कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारी बात सपोर्ट कहीं से भी नहीं होती, और जो हमने कंटेंशन प्रूव करने की कोशिश की थी पैसेज 1 में वो कहीं से भी प्रूव नहीं कर रहा है, बल्कि उसको वीकेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब वो लायन के बजाय वुल्व्स के बारे में बात करता है। तो बहुत ही क्लियर आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर भी चलिए डी देख लेते हैं। द हर्बीवोरस हैव अ पुअर नाइट विजन विच लायंस हैव अ वेरी गुड विजन एट द नाइट। ये भी स्ट्रॉन्ग करता हुआ स्टेटमेंट है, तो इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि जो कैटल होता है वो कि बहुत ही कम उसका विजन होता है रात में, जबकि लायंस का बहुत अच्छा विजन होता है, तो इसलिए उसका शिकार कर ले जाते होंगे। तो ये भी स्ट्रॉन्ग करता हुआ स्टेटमेंट है, वीकेंड नहीं करेगा। सी बिल्कुल क्लियरली दिखा हमें वीकेंड करते हुए, तो हम यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक लाइनर एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 कोर्स ऑफ एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट you have to assume everything in the statement to be true, then decide which of the suggested course of action is worth pursuing। एक स्टेटमेंट दिया है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, और क्या कोर्स ऑफ एक्शंस फॉलो होंगे, बस ये पूछा गया था। बहुत ही सिंपल पूछा है क्वेश्चन, पूछा है इट इज ऑब्लिगेटरी टू एम्ब्रेस सुटेबल मेजर्स to prevent repetition of bad debts by learning from the past experiences of mounting non-performing assets of the bank। यहाँ पर NPAs की बात हो रही है, बैड लोन्स की बात हो रही है, और अगर कोई सुटेबल मेजर्स अगर हम रखेंगे और अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे तो हमारे बैड लोन्स की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। इसके लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेने होंगे बैंक्स को, वो दिया होगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है। बिफोर ग्रांटिंग लोन टू कस्टमर्स द एलिजिबिलिटी फॉर लोन शुड बी असिस्ट स्ट्रिक्टली। बिल्कुल उनके पेपर वर्क प्रॉपर होने चाहिए, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका ITRs वगैरह फाइल करते हैं या उनके एसेट्स क्या है, ये सब हमें पेपर वर्क पता होना चाहिए, प्रॉपर स्क्रूटनी होनी चाहिए, तभी उनको लोन देना चाहिए। तो बहुत ही क्लियर कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो होता हुआ दिखेगा आपको। सेकेंड देखते हैं, टू एंश्योर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ लोन the work for which the loan was sanctioned should be administered minutely on regular basis। बिल्कुल अगर आप बिजनेस लोन ले रहे हैं तो उस बिजनेस का क्या
आप ओवरऑल दिखाते हो टर्नओवर, वो होना बहुत देखना ज़रूरी होता है। ऐसे ही अगर आप एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, पास हो रहे हैं कि नहीं, ये भी देखना ज़रूरी होता है बैंक को, ताकि वो आपको अगले सेमेस्टर में फ़ीस देगा कि नहीं देगा। अगर आप कुछ और जैसे सपोज घर बनाने के लिए पैसा ले रहे हैं तो आपका घर बन रहा है कि नहीं, वो भी उनको देखना ज़रूरी होगा। तो ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी होता है, इसलिए कोर्स ऑफ एक्शन 2 भी फॉलो होगा बहुत ही क्लियरली, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास ऑप्शन होंगे ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, आइदर 1 और 2, नाइदर 1 और 2, बोथ 1 एंड 2, तो बिल्कुल क्लियर ऑप्शन ई पे आप टिक कर सकते हैं। इसका भी एक्सप्लेनेशन सिंगल लाइनर होगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो कंप्लीट करता हूं। आशा करता हूं आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम सब बिल्कुल पास में हैं आपके, और अगर आप अपना बेसिक नॉलेज ज़रूर अगर टेस्ट करेंगे तो इन सवालों के माध्यम से आप टेस्ट कर सकते हैं। पर बेसिक नॉलेज अगर आपके पास थोड़ी सी कम है तो प्लीज़ लेसन नंबर 1, 2 और 3 में फिर रिपीट करूंगा, देख के जाइएगा एग्जाम में, बहुत फ़ायदा होगा आपको। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से जय हिंद।